नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर प्रदेश के हर जिले तक पहुंचने के क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के गढ़ औरैया का रुख किया है। औरैया में उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज और विकास की अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया, लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सरदार पटेल और जिन्ना की तुलना करने पर उनके ऊपर जोरदार तंज कसा है। उन्होंने कहा, सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं, जिन्ना देश को तोड़ने वाले, बांटने वाले हैं। दोनों समकक्ष नहीं हो सकते। सरदार पटेल राष्ट्र के नायक हैं, लेकिन जिन्ना भारत की एकता अखंडता को छिन्न भिन्न करने वाले। जो लोग ये तुलना करने वाले हैं, हम सभी को उनके प्रति सतर्क रहना होगा। में जाकर के कुख्यात माफियाओं से, जिसको हम लोग चिमटा से भी छूना नहीं चाहते, वहां जाकर के उसको गले लगाने का प्रयास फिर से हो रहा है। भाइयों बहनों, यह आपराधिक मानसिकता, राजनीति का यह अपराधीकरण प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था और ये राजनीति के अपराधीकरण को हर हाल में रोकना पड़ेगा। दूसरा, महापुरुषों का अपमान जो हो रहा है, आपने देखा होगा एक दल के नेता ने पिछले दिनों एक वक्तव्य जारी किया था, और वक्तव्य क्या जारी किया था, यानी भारत की अखंडता के प्रतीक सरदार पटेल की तुलना देश तोड़क जिन्ना से करने का कुत्सित प्रयास किया था। इस प्रकार के शर्मनाक और निंदनीय बयानों को पूरे प्रदेश को खारिज करना चाहिए। एक, सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले थे, भारत की अखंडता के प्रतीक हैं। भारत की 563 से अधिक रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने का श्रेय अगर किसी एक महापुरुष को जाता है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। यूपी में विधानसभा चुनाव से आने पहले राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं। अखिलेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लिया। अपनी पीसी के दौरान अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनाव न लड़ने की सलाह दी है। अखिलेश ने कहा, अब सीएम को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि वो जा रहे हैं। सोचो, लाल रंग का सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी को नजर नहीं आ रहा, उसकी कीमत कहां पहुंचा दी। जिस समय डीजल पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज महंगी हो जाती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दिल्ली में बैठ करके $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे थे, भाई हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। जब इतनी बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी आबादी का प्रदेश है, जहां पर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो सकता था, बिजली सस्ती हो सकती थी, महंगाई पे नियंत्रण लग सकता था, चीजें सस्ती होती, नौजवानों के लिए इन्वेस्टमेंट के बहाने नौकरी रोजगार मिल जाते। इस सरकार ने न केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांत को नहीं माना है, वही डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी का जो सिद्धांत था कि इनको हक और सम्मान मिल जाए, उस हक और सम्मान को भी छीना जा रहा है। चीजें बेची जा रही हैं, बाजार में हर चीज लगा दी है। कोई सरकार अगर चीजें बाजार में लग जाएगी तो कोई लोग खरीदने आ ही जाएगा। सब कुछ बेचना चाहती है सरकार, इसलिए हम सब लोगों को सावधान रहना है। मुझे खुशी है इस बात की कि जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का आज अपना कार्यालय हो गया है, लखनऊ राजधानी में कार्यालय हो गया है। ये शुरुआत है, और थोड़ा बहुत अगर सहयोग और भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी न की होती तो आपका लखनऊ में तो नहीं, दिल्ली में घर परमानेंट हो गया होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी की, बड़े पैमाने पर लोगों के ठप्पा लगा दिया, पैसे लेकर के वोट खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। महोला बहुत समाजवादियों को पुराना गढ़ रहा है। रंग बदलना, नाम बदलना, शिलान्यास का शिलान्यास करना, उद्घाटन का उद्घाटन करना, उसी सीरीज में एक और हो रहा है काम जो समाजवादियों का है, उसी का उद्घाटन होने जा रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन जेल है, आरसीसी की बनी हुई है। इटावा की जेल छोटी पड़ गई थी,
इसलिए बड़ी जेल बनाई गई थी। अच्छा है जेल देख करके आ रहे मुख्यमंत्री जी, अच्छा करने का। और कम से कम उन्होंने जेल बनाई होती और कुछ न बनाते, जेल ही बना देते। वो भी समाजवादी की बनाई हुई जेल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। और जितना समाजवादी सरकार में स्वीकृत हुआ था उतना ही काम है। इटावा मैनपुरी से जो 4 लेन से जोड़ने वाली सड़क है जेल को, आप ताज्जुब करो इस बात को, सोचिए किस बात को, कि उस सड़क को भी सैंक्शन करने का काम समाजवादी कर रहे थे। अभी सड़क नहीं बन पाई है। सड़क में इतने गड्ढे हैं, गाड़ी गई कैदियों को लेकर के तो हो सकता है गाड़ी फंस जाए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले कुछ भी कर सकती है। खाद की बोरी से चोरी है, खाद मिल नहीं रही, डीएपी मिल नहीं रही, लगातार डेटा कलेक्शन का काम हो रहा है, लगातार वहां गांव में एक टेक्निकल आदमी को अपॉइंट किया जिससे सूचना सब कुछ ली जा रही है और डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो पता नहीं क्या झूठ बोला जाएगा चुनाव से पहले। इसलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट को भी सावधान रहना पड़ेगा। ये तो भुक्तभोगी हैं। इन्होंने खुद देखा अपनी आंखों से कि लोगों की उंगली पर स्याही लगा दी गई कि तुमने वोट डाल दिया रात में ही। हजारों वोट ऐसे हुए, हजारों लोगों को, सोचिए 40,000 लोगों का वोट नहीं पड़ पाया, स्याही उनकी उंगली पे पहले ही लगा दी। तो जो आप कह रहे हो बात, उससे हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा, उसकी भी तैयारी करनी। उत्तर प्रदेश के परिषदीय और अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले हर बच्चे के अभिभावक को बैंक खाते में 11,1100 रुपए भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कक्षा 1 से 8 तक के 1,60,00,000 से ज्यादा बच्चों के जो अभिभावक हैं उनके खाते में धनराशि भेजने का शुभारंभ कर दिए हैं। सीएम योगी ने रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है। कल 6 नवंबर का दिन उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा, जब प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ रहे 1,80,00,000 छात्र छात्राओं को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं, उनके 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, बैग आदि के बदले उनके अभिभावकों के खाते में 1,100 रुपये प्रति छात्र छात्रा के हिसाब से डीबीटी के माध्यम से अंतरित किए जाएंगे। अब हमारे बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों की साइज के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार विभाग के द्वारा निर्धारित मानक और गुणवत्ता के अनुरूप अपने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, बैग आदि समय से खरीद सकेंगे। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनूप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? मुख्यमंत्री ने निर्णय हालांकि कैबिनेट बैठक के दौरान ही ले लिया था कि अभिभावकों के खाते में सीधे ट्रांसफर होगा, आज इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा फर्स्ट टाइम। देखिए पूजा, आज बेसिक शिक्षा परिषद के विभाग के लिए आज बहुत खास दिन है और उन अभिभावकों के खास दिन है जो बच्चे अभी तक कमीशन के ड्रेस पाते थे, कमीशन के जूते मोजे और उनको बैग मिलता था। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी 5 बजे थोड़ी देर बाद, चूंकि उत्तर प्रदेश में कई दौरे थे उसके बाद पहुंचे हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी पहुंच चुके हैं 5KD पर। तो थोड़ी देर बाद कार्यक्रम 5 बजे के बाद शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से पिछली दिनों की कोई बात करें पूजा, तो जो टेंडर प्रक्रिया होती थी ड्रेसों को लेकर तमाम लेट लपेट होती थी और उसके बाद जो कमीशन खोरी होती थी लगा के, जो प्रधानाचार्य से लगा के जो ठेकेदार होते थे या फिर टेंडर प्रक्रिया के दौरान जिस तरीके से कमीशन खोरी होती थी, अंत में जो बच्चे होते थे उनको बहुत ही खराब ड्रेस पहुंच पाती थी, जिसका कारण होता था कि वो 6 महीने भी नहीं चल पाती थी। 1,100 रुपए सरकार ने निर्णय लिया है कि डायरेक्ट ये अभिभावक के खाते में जाएंगे और मानक के अनुसार जिस तरीके से सरकार चाहती है उनको ड्रेस खरीदने का मौका मिलेगा। जाहिर सी बात, अगर बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती तो एक सामान्य वर्ग, एक मध्यम वर्ग की जो ड्रेस होगी वो कहीं ना कहीं बच्चे उनको मिलेगी और खासकर अभिभावक भी कहीं ना कहीं संतुष्ट होंगे कि सरकार ने उनके लिए कुछ किया है, उनके बच्चों के लिए कुछ किया है। तो एक अच्छी पहल है सरकार की। हालांकि ये कब तक चल पाएगी फिलहाल पूजा आने वाला वक्त ही तय करेगा, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद इस जो कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 कालिदास पर करेंगे। और जाहिर सी बात, अगर इस तरीके से योजनाएं लगातार आती हैं जो कि सीधे डायरेक्ट जनता को सरकार लाभ पहुंचाएगी, तो आने वाले समय में एक अच्छी एक पहल की शुरुआत होने जा रही है। अभी थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करने वाले हैं पूजा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए।
आगामी 2022 चुनावों को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने 4 सदस्यीय ज्वाइनिंग कमेटी का गठन किया। ज्वाइनिंग कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बनाया गया है। 2 उपाध्यक्ष डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा को बनाया गया। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश में उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को ज्वाइनिंग कमेटी में सदस्य नियुक्त किया गया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें ज्वाइनिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसी कमेटी में जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है दोनों, उन्हें और प्रदेश उपाध्यक्ष को सदस्य नियुक्त किया गया है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी मौजूद हैं। सर, क्या एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या प्राथमिकता रहेगी और किस तरीके से कार्य होगा? निश्चित तौर पर पार्टी के द्वारा एक काम करने का निर्देश दिया गया है और तदनुसार मैं पार्टी के निर्देश का पालन करूंगा। पार्टी में चुनाव के समय पर बाहर से बहुत से लोग प्रवेश करना चाहते हैं। प्रवेश करने में कोई गलती न रह जाए, कोई कमी न रह जाए, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है और मैं इस कमेटी के लिए जो निर्देश मुझे प्रदेश नेतृत्व से प्राप्त होगा उसके अनुसार अपना काम करूंगा। सर, विधानसभा का चुनाव करीब है, एक बार फिर भाजपा को आपकी जरूरत पड़ गई है। नहीं, मैं इसको इस रूप में नहीं मानता। कार्यकर्ता हैं, हर वक्त कार्यकर्ता बैंक में कार्यकर्ता रहता है पार्टी के पास, और जब बैंक में हमारे पास है तो जब जिसकी जरूरत होती है उसको निकाला जाता है। सर, 2014 का लोकसभा चुनाव में आपने जी तोड़ मेहनत करी और उसका असर ये रहा कि 71 सीटें भाजपा ने जीती थी। एक भाजपा का नाम खड़ा किया और लोगों में एक पहचान बनाई। क्या वो उसका फायदा विधानसभा चुनाव में भी 2022 के में मिलेगा? निश्चित तौर पर प्रत्येक कार्यकर्ता के द्वारा किए गए काम का फायदा युद्ध के मैदान में मिलता है। इसलिए चुनाव हमारे लिए युद्ध का मैदान चुनाव होता है। निश्चित चुनाव में फायदा मिलेगा। और जहां तक 2014 के चुनाव को जीतने का सवाल है, सेनापति के नाते तो मेहनत करने का मेरा दायित्व था, लेकिन बूथ के कार्यकर्ता ने जो काम किया उसका परिणाम ही था 71 सीट। सर, 2022 का चुनाव करीब है, किस तरीके से देखते हैं चुनाव को और क्या मानते हैं, क्या लहर रहेगी? 2022 के चुनाव में भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम वापसी करेंगे और सरकार बनाएंगे। ये डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने साफ कहा कि 2022 के चुनाव में भी भाजपा ही जीतेगी। आदित्य गुप्ता, जनता टीवी, मेरठ। उत्तर प्रदेश की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने के बड़े अभियान में लगे पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। मऊ में 27 अक्टूबर को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले सपा के मुखिया 21 नवंबर को लखनऊ में राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर देंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कुनबा बढ़ाओ अभियान के तहत कई दलों के दिग्गजों को समाजवादी पार्टी में शामिल करने के साथ ही अखिलेश यादव छोटे दलों के साथ गठबंधन की अपनी योजना को प्राथमिकता पर रखे हुए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुक होगा देवभूमि का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हरिद्वार के भूपतवाला स्थित जैन मंदिर पहुंचकर जैनाचार्य विश्व रत्न सागर सूरी से मुलाकात करी है और आशीर्वाद हासिल किया। करीबन 1 घंटे तक चली मुलाकात में सीएम ने जैन संतों के साथ धर्म और संस्कृति पर चर्चा करी। इसके बाद सीएम हरिद्वार के कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम पहुंचे और शंकराचार्य राजराजेश्वर आश्रम से मुलाकात करके आशीर्वाद भी हासिल किया। वहीं हरिद्वार दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के साथ में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी मौजूद रहे। दिनों में जैन जी के पास आया था उनका आशीर्वाद लेने के लिए, और वो लंबे 16 दिन के मौन व्रत थे। कल ही उनका मौन व्रत समाप्त हुआ है। बस उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं और उनका मार्गदर्शन भी लिया है, क्योंकि कठिन साधना और कठिन तप उनके द्वारा किया जाता है। और कल एक बड़ी अच्छी बात यहाँ हुई है, श्वेतांबर और पीतांबर दोनों जो समुदाय हैं, उन दोनों समुदाय के लोगों ने यहाँ पर बड़ा अच्छा मिलन किया है। निश्चित रूप से मिलन हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा एक रूप है, सबको मिलाने का रूप है। भगवान राम ने भी सबको मिलाया था, भगवान कृष्ण ने भी सबको मिलाया था, जैन मुनि ने भी वही काम किया। तो आज मैंने भी उनको आशीर्वाद लेकर राज्य की तरक्की के लिए, राज्य के विकास के लिए और अच्छा कैसे काम कर सकते हैं, वही मार्गदर्शन उनका मिला है। 10 नवंबर को कांग्रेस हल्द्वानी से विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल फूंकने जा रही है। विजय संकल्प शंखनाद रैली 10 अक्टूबर को हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड में आयोजित होगी।
जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। विजय संकल्प शंखनाद रैली में हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए नेता यशपाल आर्य और नैनीताल से निवर्तमान विधायक संजीव आर्य का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। कांग्रेस विजय संकल्प शंखनाद रैली के जरिए कांग्रेस की एकजुटता का परिचय देने की कोशिश हुई है, तो वहीं माना जा रहा है कि विजय संकल्प शंखनाद रैली के दौरान कांग्रेस में कई बड़े चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। ऐतिहासिक जनसभा रैली जो हल्द्वानी में होने जा रही है, विजय संकल्प शंखनाद, ये जो महत्वपूर्ण रैली है कांग्रेस के 2022 के विधानसभा चुनावों का विजय का संकल्प लेकर शंखनाद हमारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर करेंगे। और अपने आप में आप देख रहे हैं कि हिमाचल की तर्ज पर जिस तरीके से यहाँ ट्रेंड चलता है, एक तरफा कांग्रेस की एक लहर चलने वाली है और जनता ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना, उसके लिए इसीलिए हमने विजय संकल्प रैली इसका नाम रखा है। और इसमें हम पूर्व प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री यशपाल आर्य जी और नैनीताल के निवर्तमान हमारे जो विधायक हैं संजीव आर्य जी, इनका स्वागत होगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे काफी जो एक्टिव चेहरे हैं राजनीति के, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए, पंचायतों से जुड़े हुए, नगर पालिकाओं से जुड़े हुए, वो सारे साथीगण आपको स्टेप वाइज कांग्रेस में आते हुए दिखेंगे। 18 अक्टूबर को भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुए गौला पुल पर दोपहिया और हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। यह अनौपचारिक है। आधिकारिक तौर पर अभी गौला पुल को दोपहिया वाहनों के लिए खोला नहीं गया, लेकिन आम जनता ने गौला पुल से हल्की फुल्की आवाजाही को तवज्जो देना शुरू कर दिया। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि अगले 1-2 दिनों में गौला पुल को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा, जिसके बाद हल्द्वानी से गौला पार, टनकपुर और चंपावत जाने वाले यात्रियों को राहत मिल सकेगी। लॉन्ग टर्म इसमें प्लानिंग हो रही है। IIT के एक्सपर्ट्स और आपके NHAI के एक्सपर्ट्स इसको विजिट कर रहे हैं। तो अभी तो जो तात्कालिक हमें एक रेमेडी चाहिए, क्योंकि गौला पुल जो है उससे कुमाऊं को जाने वाले जितनी हैवी ट्रैफिक्स हैं उसके हम उस पुल के माध्यम से भेजते हैं ताकि शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति न रहे। तो तात्कालिक जो राहत है और जैसे कि CM साहब ने निर्देश दिए हैं उस हिसाब से हम तुरंत इसको में काम करवा के इसको चालू करना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे IIT के एक्सपर्ट्स, NHAI के एक्सपर्ट्स का सजेशन आ जाता है, उस हिसाब से फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसमें भी आएगी। केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज के अवसर पर सुबह 8 बजे शीतकाल के लिए बंद हो गए। सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ कपाट बंद होने के बाद पंचमुखी विग्रह मूर्ति विभिन्न पड़ावों से होते हुए शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान हो गई है। अगले 6 महीने भोले बाबा के दर्शन अब भक्तों को यहीं हो पाएंगे। तो वही दूसरी तरफ विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट भाई दूज के पावन अवसर पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। यमुना की डोली के मंदिर से बाहर निकलते ही जयकारों से यमुनोत्री धाम का पूरा वातावरण भक्तिमय नजर आया, जिसके बाद शनिदेव की अगुवाई में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ यमुना की डोली शीतकालीन प्रवास खरसाली के लिए रवाना हुई। अब मां यहीं दर्शन देंगी। यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया के तहत सुबह पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। ठीक 8 बजे खरसाली से अपनी बहन यमुना को लेने के लिए शनिदेव की डोली यमुनोत्री के लिए रवाना हुई, जो सुबह 10:30 बजे यमुनोत्री पहुंची है। वहीं यमुनोत्री धाम में सुबह से लेकर दोपहर तक पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन किए, जिसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और अभिजीत मुहूर्त में शुभ अवसर पर दोपहर 12:15 पर धाम के कपाट बंद कर दिए गए। चलिए वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।